हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टूडेंट कम्युनिटी के बेस्ट शो गुरु टॉक्स में। गुरु टॉक्स को दी हुई आपकी ज़बरदस्त प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस एपिसोड में आज पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको शेयर भी जरूर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ। जैसा कि आप सबको मालूम है, यूपीएससी का सपना हिंदुस्तान का लगभग हर परिवार देखता है, और अभी अभी यूपीएससी 2022 के रिजल्ट्स भी आए हैं और इसमें कई सारे छात्रों ने सफलता प्राप्त की है। वो सारे लोग अपनी अलग अलग जिम्मेदारियों में जाएंगे, चाहे वो आईएफएस हो, आईआरएस हो, आईएएस हो या आईपीएस हो। लेकिन इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी एनर्जी, एक बहुत बड़ी सोर्स है, वो है इंडिया के टॉप गुरु, जो इन सभी छात्रों, एस्पायरेंट्स के सपनों को हर साल पूरा करते हैं। ये छात्र इस साल के तो निकल गए, लेकिन जो कोचेस और टीचर इस लड़ाई में लगते हैं, उनकी जर्नी खत्म नहीं होती, वो कंटिन्यूस इस जर्नी में लगे रहते हैं। आज इसी बात पे चर्चा करने के लिए हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारे साथ हैं डॉक्टर एसपी साही सर, जो कि पीएचडी हैं और पिछले 23 सालों से यूपीएससी एस्पायरेंट को सफलता दिला रहे हैं। आपको ये नंबर जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि उनके खुद की अपनी 1000 से ज़्यादा सफलताएं हैं यूपीएससी सिविल सर्वेंट्स और स्टेट पीएससी एग्जाम के छात्रों के साथ। तो आइए बिना किसी एडो के साथ हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कैसे इतने कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट एग्जाम को एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ, सही रिसोर्स के साथ आसानी से क्रैक किया जा सकता है। तो मेरे साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर एसपी साही सर का। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने अपने कार्यक्रम में मुझे इनवाइट किया। और मेरे लिए पढ़ाने का कार्यक्रम तो रोज़ का है, एक तरह से जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। लेकिन जब आप लोग इस तरह से इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं और अपनी बात को बड़े लेवल तक पहुंचाने के लिए अवसर देते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि शायद हम लोगों के लिए एक बहुत मजबूत कड़ी के रूप में आप लोग काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि जो ये प्रक्रिया आपने अपनाई है, इसके लिए केवल ये कह देना कि आपको मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद, ये शायद छोटा शब्द होगा। तो मैं आपको ये बार बार कहूँगा कि ये कार्यक्रम आप करते रहिए, और मैं आया हूँ, मैं भी धन्यवाद दे रहा हूँ। आगे जो लोग आएंगे वो भी आपके साथ जुड़ेंगे। तो आप इस तरह से अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल दिस अप्रिशिएशन। ये मिशन हमने चालू किया था सर, क्योंकि हिंदुस्तान के जो एग्ज़ाम्स हैं जनरली बहुत डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। 25 साल से कम उम्र के युवा हमारे पास 64 करोड़ हैं, तो सीट्स तो बढ़ नहीं रही है, कंपटीशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो जो मेट्रो सिटीज़ में उनको तो बहुत सुविधाएं हैं, लेकिन जो दूर दराज हैं वहाँ के लिए कैसे? तो हम लोगों ने गुरु टॉक से सर यही मिशन किया, और आप जैसे इतने बड़े बड़े गुरु जब आते हो और ये ओपनली बोलते हो कि हाँ हम रेडी हैं उनको हेल्प करने के लिए, तो ये इस मिशन सर कामयाब हो जाता है। सो थैंक यू सो मच अगेन। तो सर, पहले तो हमने आपके बारे में पढ़ा कि आप जब हम आपको बुलाने के लिए बात कर रहे थे, तो मुझे तो लगा ही नहीं कि आप आ पाएंगे शो में इतना जल्दी, लेकिन आपने इतने मॉडेस्टली इसको एक्सेप्ट किया और आप आ गए। थैंक यू सो मच अगेन। मुझे सर ये जानना है कि कुछ चीज़ें तो मुझे पता है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे मुझे नहीं पता आपकी लाइफ के बारे में। जो 23 साल की जर्नी थी और उससे पहले आपकी जर्नी क्या थी, एक बार आप वो सबको खुल के बताइए सर। पहली तो बात जो आपने कहा कि मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ या बहुत बड़ा हूँ, तो मैं ठीक है, आप ऐसा सम्मान दे रहे हैं। मैं एक साधारण व्यक्ति ही मानता हूँ अपने को, और मैं इतिहास के लिए निश्चित रूप से लगातार काम करता रहा हूँ, लेकिन सीखने की प्रक्रिया भी जारी है। और हाँ, ये है कि छात्रों के लिए लगातार मैं काम करता रहता हूँ। और ये जो प्रक्रिया है, जो निश्चित रूप से 23 साल देखते देखते निकल गया, पता नहीं चला कि सन 2000 से जो पढ़ाने की यात्रा शुरू किया मैंने, वो आज 2023 आ गया, 2 दशक से ऊपर का समय हो गया। और इसमें निश्चित रूप से कई पड़ाव आए, और आईएएस की तैयारी करने वाले या सिविल्स की तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं, उनकी एक अलग प्रकार की अपेक्षा होती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम लोग जब क्लास में जाते हैं, तो क्लास में हिंदुस्तान के कोने कोने से बच्चे आते हैं, और उस क्लास में उनको कम्युनिकेट करना, फिर यूपीएससी की जो अपने मानक हैं उसके अनुसार विषय को पढ़ाना। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसा कि आपने कहा कि गांव देहात के बच्चों को आप चाहते हैं कि वो जुड़े इससे, तो हम लोग भी कमोवेश उसी पृष्ठभूमि से आते हैं। हम भी 2000 के पहले अगर देखें तो जो हमारी भी पृष्ठभूमि पूरी तरह से गांव की ही है, और आज भी हमारा गांव से वही लगाव है जो पहले था। हाँ, ये है कि
दिल्ली में प्रक्रियाओं के पालन के क्रम में कई बार थोड़ा सा समय कम होता है दीपाना गांव देहात के क्षेत्र में, बट यह है कि अभी भी मेरा लगाव उसी प्रकार का है। और मैं गांव के बच्चों से जो उनकी बुनियादी समस्याएं हैं मैं बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करता हूं कि उनको पढ़ाने के दौरान कैसे मदद किया जाए। और चूँकि इस बात को आप स्वीकार करिए और इसे बड़े पैमाने पर स्वीकार किया जाना चाहिए कि गांव के जो बच्चे हैं उनके पास अभी भी सुविधाओं की बहुत ज़्यादा कमी है। और उनके पास कमी है, लेकिन एक बात मैं दावे से कह सकता हूं कि शहर की जो ज़िंदगी है या जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बच्चे हैं उनकी तुलना में उनके अंदर मेहनत करने का जज्बा ज़्यादा होता है। अगर उनको एक सही डायरेक्शन मिल जाए, एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, उनको ये बता दिया जाए कि आपको अपने विषय को किस तरह से तैयार करना है और थोड़ी सी कंसिस्टेंसी हो और उनका थोड़े अंदर से जो शहर और गांव के बीच का एक गैप है अगर उसको ख़त्म करके उनका आत्मविश्वास बढ़ा दिया जाए तो निश्चित तौर पर जो मेरा लक्ष्य है और आपका लक्ष्य है या गांव देहात के बच्चों के भविष्य को सुनहरा बनाने का, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। तो मुझे लगता है कि आपका ये जो सपना है गांव के बच्चों को बेहतर कैसे भविष्य दिया जाए और उसमें क्या योगदान हो सकता है, तो इस रूप में आप निश्चित रूप से बेहतर करेंगे और हम लोग तो खैर लगे ही हैं इस काम में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं वापस आता हूँ सर आपके डेली की जर्नी के ऊपर, क्योंकि अभी रिजल्ट आए हैं यूपीएससी के। दृष्टि कोचिंग सेंटर जहाँ पे आप हो इतनी सीनियर फैकल्टी, तो वहाँ पे सर 250 से ज़्यादा बच्चे इस बार भी निकल गए। दृष्टि ऐसा क्या करता है कि सबसे ज़्यादा बच्चे निकलते हैं? मैंने आपके एक कुलीग से ये बात पहले भी पूछी थी, तो आप कुछ दृष्टि के बारे में बताइए सर, ऐसा क्या करते हैं? देखिए, एक चीज़ दृष्टि संस्था जो है बहुत अगर कम शब्दों में कहूँ, और ये कहने के पीछे का मेरा आशय कतई नहीं है कि मैं दृष्टि संस्थान के प्रमोशन या उसके प्रचार या उसके उस मुद्दे के लिए मैं कह रहा हूँ। जो लोग शायद दृष्टि को एक कोचिंग के रूप में समझते होंगे तो शायद वो इसके सच्चाई से शायद उतनी वाकिफ़ ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो संस्था विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य के लिए दिन रात एक ऐसी दृष्टिकोण को अपनाकर जी रहा है जिसमें कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को भी कैसे आईएएस बनाया जा सकता है या उसको आईएएस बनाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है या उसकी अपेक्षाओं को पूरा कैसे किया जा सकता है, इसमें दृष्टि कोई भी कमी छोड़ने को तैयार नहीं रहता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि विकास दिवकीर्ति सर खुद भी एक सिविल सर्वेंट रहे हैं और जहाँ तक मैं लंबे समय से इस फील्ड में पढ़ाता रहा हूँ, जो विद्यार्थियों के नब्ज को समझने की क्षमता उनके अंदर है, चाहे वो एक सिविल सर्वेंट के रूप में, चाहे एक खुद अच्छे जो शिक्षक के रूप में, टीचर भी हैं, वो बहुत अच्छी टीचिंग करते हैं, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ही गूढ़ से गूढ़ बात को सामान्य तरीके से बताने की जो उनकी एक बहुत विशिष्ट क्षमता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यार्थियों के लिए भारत के श्रेष्ठ जो टीचर हैं या इस तरह के जो लोग हैं, उन सबको एक साथ कंपाइल करके स्टूडेंट के सुनहरे भविष्य को कैसे हम रिजल्ट में कन्वर्ट करें या उनको कैसे हम फुलफ़िल करें, ये योग्यता दृष्टि संस्था के पास आज वर्तमान में है। और ये कोई मेरे बताने से ये बात नहीं होगी, ये जगजाहिर हो चुका है, क्योंकि लगातार दृष्टि अपने रिजल्ट से, अपने जो भी उसकी रणनीति रही है या जो भी उसके कार्यक्रम, कक्षा कार्यक्रम हो, चाहे क्लास प्रोग्राम के बाहर उसके और भी जो भी प्रोग्राम्स होते हैं बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, उस काम को करने में जो योग्यता दिखाया है दृष्टि संस्थान ने, निश्चित रूप से वही प्रोग्राम का मूल मंत्र है और यही कड़ी मेहनत से निरंतर वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, तो सर मैं आपसे ना वो पूछता हूँ कि 23 सालों से आप पढ़ा रहे हो, तो 23 सालों में यूपीएससी के एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ चेंज हुआ है? आपने कुछ चेंज देखा है, ट्रांसफॉर्मेशन देखा है इसमें? हाँ, बिल्कुल देखा है मैंने। आप ये देखेंगे कि शुरुआत के जो दौर थे, लगभग 10 साल मान के चलिए, 2000 से 2010 तक का आप देखेंगे, तो उस दौर में 2 ऑप्शनल होते थे और जीएस का जो पोर्शन होता था वो विद्यार्थी को उतना परेशान नहीं करता था। मेहनत तो खैर थी ही यूपीएससी में, लेकिन 2 ऑप्शनल होने के नाते 2 सब्जेक्ट में विद्यार्थी अगर ठीक कर लेता था तो लगभग उसका काम हो जाता था। लेकिन जब सिलेबस में परिवर्तन हुआ और सीसेट का दौर आया, जीएस के 4 पेपर आए और ऑप्शनल एक कम हो गया, एक ही ऑप्शनल रह गया, तो उसके बाद से जो तैयारी में बच्चों को आज के डेट में कुछ छात्रों के लिए सुविधा भी है
और जो एक ट्रेडिशनल पैटर्न से तैयारी कर रहे थे, 2 सब्जेक्ट पे फोकस करते थे, तो कुछ समय तक ऐसा लगा कि छात्र जो है उसमें बहुत कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन आज के डेट में जो हालत है वो ये है कि जीएस ओरिएंटेड ये एग्ज़ाम हो चुका है। ऑप्शनल पे पहले जैसी ताकत नहीं लगानी होती है। पहले सफलता में सबसे बड़ा रोल 2 ऑप्शनल के होते थे। जीएस सेकेंडरी पोजीशन पे रहता था। आज फर्स्ट प्रायोरिटी में जनरल स्टडी के 4 पेपर हैं और फिर ऑप्शनल 1 सब्जेक्ट के रूप में है। तो ले दे करके अगर मेंस को देखा जाए तो अब जीएस पे फोकस ज़्यादा करना होता है और यही कारण है कि जो छात्र इस तैयारी में पुराने पैटर्न को छोड़ करके नए पैटर्न में पूरी तरह से अडॉप्ट होते चले गए, तो वैसे वैसे रिजल्ट की स्थिति भी लगातार सुधरती जा रही है। ओके, तो सर ये जैसे हमने बात की थी हिंदी माध्यम के लोग अभी निकल रहे हैं, तो इकोसिस्टम भी बिल्डअप हो गया है, ये सारी चीज़ें मिल गई हैं। तो ये क्या उस इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए है कि हिंदी मीडियम से आने के लिए वैसे चेंजेस हो रहे हैं, या अब यूपीएससी चाहता है कि हमें वो रट्टाफिकेशन वाले लोग नहीं चाहिए जिनकी सिर्फ मेमोराइजिंग स्किल अच्छी है? नहीं, देखिए ये मैं आपको बिल्कुल अपने अनुभव से कह रहा हूँ, यूपीएससी कभी भी रटने के आधार पर नहीं निकलता था। ये चाहे वो उस दौर की बात हो चाहे आज के दौर की बात हो, आप ये कह सकते हैं कि प्रतिशत थोड़ा पहले था कि कुछ चीज़ों को आप थोड़ा बहुत रट करके आप इस्तेमाल कर लेते थे, कुछ चीज़ें होती थी। लेकिन अब यूपीएससी में जो तैयारी की प्रक्रिया है, निश्चित तौर पर उसमें जो विद्यार्थी समझने की कोशिश करता है और समझ करके उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की जो कोशिश करता है, वो जिस तरह से प्रश्न आज के डेट में पूछे जा रहे हैं, उसमें उसका खुद का किसी भी टॉपिक में इन्वॉल्व होना ज़रूरी है और उसमें से निकाल करके छात्र जो अपनी स्ट्रेंथ बनाता है, वो अगर कुछ भी लिखता है तो उसे थोड़ा सा ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलती है और एग्जामिनर को भी लगता है कि इस बच्चे में कुछ एक्स्ट्रा करने की क्षमता है, जो वर्तमान व्यवस्था में या प्रशासन में यह नई नई चुनौतियों को हल कर सकता है और यह प्रशासन के लिए उपयोगी होगा। तो रटना अब शायद थोड़ा और कम हो गया है और समझने वाली प्रक्रिया पर ज़्यादा बल देना ज़रूरी हो गया है। तो सर मैं इसी का अगला क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसे अभी आप देख रहे हो कि जैसे सब्जेक्ट है हिस्ट्री, आप हिस्ट्री के एक्सपर्ट हो, तो हिस्ट्री में कांस्टेंट है, सारी इन्फॉर्मेशन कांस्टेंट है, पास की पूछी जा रही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो आप क्या देख रहे हो, आने वाले टाइम में यूपीएससी हिस्ट्री को हटा सकता है? क्योंकि नहीं, ये देखिए हिस्ट्री को तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर हम सिविल सेवा की बात करें, सिविल सेवा में इसका एक नाम नागरिक सेवा भी है, ठीक है, जिसको हम लोग अमूमन एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत देखते हैं कि किस तरह से समाज को चलाना है। तो समाज को चलाना है तो समाज की समझ इतिहास से बेहतर कोई नहीं दे सकता। आज के डेट में आप देखेंगे कि हिस्ट्री के जैसे पहले जनरल स्टडी के जो पेपर होते थे मेंस में, उसमें विश्व इतिहास नहीं आता था, आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन नहीं होते थे, केवल मॉडर्न इंडिया आता था, तो उसे कम पढ़ करके भी जीएस के पेपर को स्कोर कर लिया जाता था। आज की हालत ये है कि वर्ल्ड हिस्ट्री का भी पोर्शन है, मॉडर्न इंडिया जिसको आधुनिक भारत आप कहते हैं वो भी है, कला और संस्कृति आर्ट एंड कल्चर का भी पोर्शन है, और पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता के बाद का भी भारत का इतिहास है। तो एक तरह से इतिहास को पहले की तुलना में व्यापकता बहुत मिल चुकी है। रही बात कि क्या इसे हटाया जा सकता है, तो खैर ये दूर दूर तक कोई ऐसा अंदेशा नहीं है कि ऐसा हो सकता है। हाँ, ये है कि इसके प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति में थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है, या कुछ चीज़ें जो बहुत ट्रेडिशनल हैं उससे थोड़ा क्रिटिकली और एनालाइज करवाया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में हिस्ट्री को हम एकेडमिक माइंडसेट से नहीं पढ़ते हैं। हाँ। ठीक है, यहाँ पढ़ाने का मतलब होता है कि विद्यार्थी को ये समझ में आए कि जिस समाज को वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या किसी भी प्रशासनिक या किसी भी मसले पर उसको जो जिम्मेदारी दी जाएगी, वो समाज को समझने की क्या क्षमता रखता है व्यक्ति, और उसके लिए इतिहास की आवश्यकता है। और वो इतिहास अगर बेहतर समझता है तो निश्चित तौर पर प्रशासन में भी उसका बेहतरीन उपयोग करेगा। तो ये नज़रिया है इसमें यूपीएससी को लेकर के कि इतिहास को ऐसे हमें विद्यार्थी से प्रश्न के रूप में जानना होता है। ओके सर, लेकिन हिस्ट्री इतना पुराना है, इतना 2000-5000 साल पुराना है, तो ऐसे क्या वो टॉपिक्स हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं और उन टॉपिक्स को तो पढ़ना ही चाहिए? देखिए ये एक कह सकते हैं कि अनुमान ही होता है, और मैं बार बार विद्यार्थी से कहता हूं कि यूपीएससी
का जो एग्ज़ाम है, जहाँ पर लोगों को ये लगता है कि हाँ मेरी नाव पार हो जाएगी, हाँ। अब मैं इसको पार कर लूँगा, तो अमूमन वहाँ पे नाव डूब जाती है। हाँ। और जहाँ विद्यार्थी को ये लगता है कि ये तो मेरे बिल्कुल कमांड में है, तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन ट्विस्ट कर देता है कि आपको लगेगा कि शायद इसको नए एंगल से पढ़ने की ज़रूरत है। तो मुख्य बात ये है कि बात इस मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए विद्यार्थियों के बीच में कि हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक ज़्यादा रेलेवेंट है, कौन सा कम रेलेवेंट है, क्योंकि यूपीएससी खुद तय करता है कि किसके रेलेवेंसी बढ़ानी है, किसकी घटानी है। मामला ये है कि जिस भी टॉपिक को आप पढ़ें, इस भावना से पढ़ें आप कि अगर उस पर कोई प्रश्न बनेगा तो हम उसको क्या ऑब्जेक्टिवली प्री में हम सही करने की स्थिति में हैं कि नहीं हैं, हम मेंस में उस प्रश्न पर लिखने की स्थिति में हैं कि नहीं हैं। अब जो आपका प्रश्न है कि अगर इसके बाद भी अगर कोई सेगमेंट देखा जाए कि किस पर हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो स्वाभाविक है सबसे ज़्यादा आज भी क्वेश्चन जो आता है वो मॉडर्न इंडिया से आता है, आधुनिक भारत से आता है। और मेंस के क्वेश्चन में भी आप देखेंगे संख्या ज़्यादा मिलेगी, और प्री में भी आप देखेंगे तो मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका जो नेचर है, उसकी जो बनावट है, अब धीरे धीरे इंटरडिसिप्लिनरी माइंडसेट के क्वेश्चन बन रहे हैं। ओके। मतलब आपको दूसरे पक्ष की भी समझ हो, इतिहास की भी समझ हो, दोनों को मिला देते हो और फिर दोनों को तैयार ऐसा करें आप कि कोई भी आंसर लिखें तो वो आंसर एक सब्जेक्टिविटी के साथ साथ कुछ रेलेवेंट इश्यूज पे आपके नज़रिए को भी बताता हो। और इस दृष्टि से अगर आप थोड़ा अपने आप को तैयार करेंगे तो कुछ टॉपिक पे आपकी ज़रूर हो सकता है कि माइंड बने कि जैसे मॉडर्न इंडिया में ही है तो फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी तो वो सेगमेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन कई बार यूपीएससी एकदम यू टर्न ले लेता है। तो कहा भी जाता है कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो अनप्रेडिक्टेबल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम कहें कि ऐसा हम कह देंगे तो हो ही जाएगा और ऐसा हम कर देंगे तो हम सेलेक्ट ही हो जाएंगे। तो दोनों के बीच का रास्ता लेके चलना होता है। कुछ चीज़ें हैं जो लगेगा कि क्लासिकल है, उसको आप ध्यान रखिए, लेकिन उन सेक्शन पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए जिसको आप ये मानते हैं कि इस पर प्रश्न अगर नहीं पूछा गया है तो वो भी आपको कम से कम, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन एवरेज पकड़ होनी चाहिए। और एक लाइन में लास्ट में इसमें जोड़ूंगा इस प्रश्न में कि जो ये अभी एक तारतम्यता बन रही है छात्रों में कि हमको टॉपिक सेलेक्ट करके पढ़ना है, तो मैं देख रहा हूँ कि शायद फेल्योर होने का एक बड़ा कारण ये भी बनता जा रहा है। क्योंकि क्वेश्चन में एक बात जो बहुत अंडरस्टूड है, बहुत कॉमन है, और ये बात आप भी जानते होंगे कि कोई भी यूपीएससी में क्वेश्चन अमूमन रिपीट नहीं होता है। जो एक बार प्रश्न पूछ दिया गया हुबहू प्रश्न रिपीट नहीं होता है कभी। ओके। तो आप समझ गए कि जिसमें प्रश्न पूछा जा चुका है उसके संभावनाएं थोड़ी सी कम हो जाती हैं और जिस पोर्शन पे प्रश्न नहीं बने हैं उनके प्रश्न के लिए उपयोगिता बढ़ जाती है। हाँ। तो ये भी एक संतुलन है इस परीक्षा को पास करने में कि आपकी नज़र जहाँ से प्रश्न आ रहे हैं वहाँ पर भी रहे और जो ट्रेडिशनल पार्ट नहीं है आपकी नज़र वहाँ पर भी रहे, तो शायद आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। और आपको जो मन में एक संशय होता है कि कुछ नया एक्सपेरिमेंट यूपीएससी करेगा तो शायद हम फंस जाएंगे, तो उससे आप बच जाएंगे। तो सर एक तो आपने बोला कि आधुनिक भारत है ना, मॉडर्न इंडिया, उसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके अलावा अगर आप प्रायोरिटी वाइज 2-3 टॉपिक और बताएं कि इसको तो पढ़ना ही है, उसको छोड़ नहीं सकते। हाँ, ये आपका क्वेश्चन फिर से बहुत इम्पोर्टेंट हो गया कि अगर मॉडर्न इंडिया पे अगर आपकी पकड़ अच्छी है, उसके बाद फिर कौन सा सेगमेंट है हिस्ट्री में जिस पर ज़्यादा फोकस किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से बिना किसी संशय के वो पार्ट जिसको हम लोग कला और संस्कृति कहते हैं, चूँकि कला और संस्कृति ऐसा देखा जाता है अमूमन प्रश्न पत्र के आधार पर कि मॉडर्न इंडिया के लगभग बराबर टक्कर देने की स्थिति में रहता है आर्ट एंड कल्चर। लेकिन हाँ, ये उसके साथ कह सकते हैं कि छात्रों को थोड़ा सा पढ़ने में मॉडर्न इंडिया की तुलना में वो थोड़ा नीरस लगता है। उसमें उनको थोड़ा पुरानी चीज़ें होती हैं, उसका एक जो पढ़ने का ढर्रा है पुराने तरीके का, अगर आप नहीं उसको संभल करके पढ़ेंगे, उसका नोट्स प्रॉपर नहीं बनाएंगे या उसको ठीक से नहीं तैयार करेंगे या उसमें जो एक इंटरलिंकिंग है हिस्ट्री को समझाने के तरीके का या उसको लिखने का या उसका नोट्स बनाने का, तो सेकंड पोजीशन पे आर्ट एंड कल्चर होने के बाद भी मैं देखता हूँ कि छात्र यहाँ पे
कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास कम दिखता है अगर हम तुलनात्मक बात करें आधुनिक भारत से। तो ये आर्ट एंड कल्चर का एरिया है जो मॉडर्न इंडिया के बाद छात्रों के लिए उपयोगी हो सकता है और इसके माध्यम से वो हिस्ट्री में और बेहतर कर सकते हैं। ओके ओके सर, मेरा एक सवाल और है कि सिलेबस इतना ज़्यादा है, ठीक है, तो ऐसी कोई ट्रिक या स्ट्रेटेजी है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को आराम से रिटेन कर सकते हो? कोई प्लानिंग है? जिसको हिस्ट्री में तो पढ़ना ही है ना सर, याद ही करना है सब कुछ, तो कोई स्ट्रेटेजी आप बताते हो क्लासेस में? देखिए, मैं तो स्ट्रेटजी सिंपल ही रहता है कि हिस्ट्री को पढ़ने का एक ही मेथड है और कोई इसमें कोई लाइन लेंथ है ही नहीं। दूसरी पहली ये होती है कि आप हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से एक स्टोरी के रूप में समझें। अगर आप स्टोरी के रूप में समझने की कोशिश करते हैं, सपोज मान लीजिए अगर आप गांधी जी को ही पढ़ना चाहते हैं, रिनाउंड पर्सनालिटी और आधुनिक भारत में उनसे बड़ी कोई शख्सियत भी नहीं है। अब मान लीजिए आप गांधी जी पे नोट्स बनाने बैठे और आप सोच रहे हैं कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ, गांधी जी का जन्म का दिन कौन सा है, साल कौन सा है, ये सब अगर ध्यान देकर के आप नोट्स बनाने लगेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपका नोट्स बोरिंग भी लगेगा, उपयोगी भी नहीं लगेगा। यूपीएससी में उस लेवल तक अब चीज़ें उतने निचले पायदान तक आती भी नहीं है। तो इसके अलावा हट के जो दूसरी स्थिति ये उत्पन्न होती है कि हम ये जान लें कि गांधी जी के बैकग्राउंड को समझना है या गांधी जी के लाइफ को समझना है तो गांधी जी के जीवन से संबंधित गांधी जी के द्वारा ही एक उनके बारे में आत्मकथा है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। अब विद्यार्थी अब सारी वो बुक पढ़ने के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उस पूरे स्टोरी को एक बार आप जान लें कि गांधी जी कहाँ के रहने वाले हैं, गांधी जी के मदर फादर क्या बैकग्राउंड है, और गांधी जी जब बैरिस्टर बनना चाहते थे तो क्या परिस्थिति थी, गांधी जी की पर्सनल लाइफ में किस तरह की चीज़ें गांधी जी को उनकी माँ ने कहा कि ऐसा ऐसा नहीं करना है, फिर भी गांधी जी कहते हैं कि मैंने अपनी माँ को वादा किया था लंदन जाते समय कि मैं ये सब नहीं करूँगा, मांस नहीं खाऊँगा, चोरी नहीं करूँगा, और भी बहुत सारी बातें थी। फिर गांधी जी कैसे उन सब चीज़ों का पालन नहीं कर पाए, फिर गांधी जी अपनी आत्मग्लानि की बात करते हैं। फिर लंदन से जब पढ़ाई करके आते हैं फिर कैसे वो दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए डरबन जाते हैं, फिर वो अफ्रीका में लंबा समय व्यतीत करते हैं, फिर 45-46 साल की उम्र में गांधी जी फिर भारत आते हैं, और फिर वो भारत में जब आते हैं तो चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद जैसे सत्याग्रह जो स्थानीय या क्षेत्रीय प्रकार के आंदोलन थे उसमें गांधी जी ने भागीदारी दी। इसके दौर की जो बातें हैं अगर एक सामान्य समझ के स्तर पर विकसित कर लिया जाए और ये जान लिया जाए कि गांधी जी का जो व्यक्तित्व है उसमें लंदन की या ब्रिटेन की या यूरोप की जो प्रगति है वो भी शामिल है, और संघर्ष के स्तर पर गांधी जी ने अफ्रीका को भी देखा, और दोनों को मिलाने के बाद गांधी जी का व्यक्तित्व किस तरह से विकसित हो रहा है। और गांधी जी भारत में आने के बाद 1917 में जिस तरह से चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रमुख भागीदारी देते हुए या उसमें जाकर के जिस तरीके से बिहार के चंपारण में उन्होंने नील की खेती के खिलाफ उन्होंने एक तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला भारत में अपना विरोध दर्ज कराया, सफलता भी हासिल किया। तो ये अगर पैटर्न है आपके पढ़ने का तो आपको इतिहास की रुचि भी दिखेगी, आपको बातें याद भी रहेंगी, और आपके पास एक बड़ा कैनवास होगा जिसमें कि आप गांधी जी को कभी भी कहीं भी कुछ भी पढ़ेंगे तो आप उसको जोड़ पाएंगे। तो ये एक तरीका ये है कि आप पढ़ने के लिए क्या तथ्यों का संग्रह करते हैं, तो तथ्य के या फैक्ट के कलेक्शन से हिस्ट्री का एक लिमिट के बाद कोई बहुत मतलब यूपीएससी में नहीं रह जाता है। जैसा कि ये भ्रामक बात फैलाई जाती है कि इतिहास में डेट इतने हैं कैसे याद होंगे। स्वाभाविक है कुछ चीज़ें तो डेट के रूप में होती हैं, बट ऐसा नहीं है कि डेट ही इतिहास है। इतिहास का मतलब ये है कि आप ये जानें कि एक घटना घटी है उसके परिणाम क्या हुए, वो परिणाम अगली घटना के लिए कारण कैसे बना, और ये जो कारण है, ये जो परिणाम है, ये कैसे भारत के अंदर जो परिवर्तन लेकर के आए, वो परिवर्तन भारतीय जनमानस को किस तरह से प्रभावित किया, और एक के बाद ये घटनाएं लंबे समय तक घटी, और पूरा का पूरा जब हम उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैदेशिक मामले पर, दार्शनिक मामले पर, और भी कलात्मक पक्ष को ध्यान देते हुए, साहित्यिक पक्ष को ध्यान देते हुए जब इन सब चीज़ों का अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, और सबसे बड़ी बात है सब्जेक्टिवली इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, तब आप ये कह सकते हैं कि हाँ, हमने इतिहास को थोड़ा सा समझा, और इस तरह से पढ़ने वाले विद्यार्थी वास्तव में इतिहास में बेहतर कर पाते हैं।
हाँ सर, जैसे आईआईटी से निकलने वाला छात्र जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो वो मेडिकल नहीं ले सकता, और मेडिकल की तैयारी करने वाला छात्र इंजीनियरिंग नहीं ले सकता, लेकिन ये दोनों ना हिस्ट्री ले सकते हैं। तो इसलिए हिस्ट्री का चलन ज़्यादा है यूपीएससी में सिलेक्शन मतलब सब्जेक्ट के लिए, या हिस्ट्री से यूपीएससी निकालना आसान है? मैं जहाँ तक आपके प्रश्न का मूल भाव समझ पा रहा हूँ उसमें यह है कि इतिहास में छात्र ज़्यादा क्यों शामिल होते हैं या हिस्ट्री सब्जेक्ट को अडॉप्ट करने के पीछे मूल कारण क्या है। तो उसमें दो फैक्टर हैं। अगर उस विषय को चूज करने वाले छात्रों के समझ के आधार पर बात करेंगे, पहला तो यह है कि हिस्ट्री जब कोई पढ़ता है तो उसमें यह भावना आती है कि हम कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो हमारे समाज के बाहर की बात है। उसको लगता है कि हम अपने समाज को ही जानने का प्रयास कर रहे हैं। सामान्यतः हर घर का एक इतिहास होता है, उसी तरह से एक देश का भी इतिहास होता है, और यही कारण है कि विद्यार्थी जैसे जैसे विषय में प्रवेश करता है उसकी रुचि भी बढ़ती है और वो ये मान लेता है कि ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम जिस देश से पैदा होते हैं वहाँ की क्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जो भी सारे पक्ष हैं वो कैसे रहे हैं और उसको किस तरह से पूर्व के लोगों ने चलाया है। और एक पक्ष ये होता है, और इसी तरह से हमारा जब सोच बड़ा होता है तो हम विश्व के संदर्भ में भी देखते हैं कि दुनिया के देशों में उस समय क्या हुआ या कैसी चीज़ें आती हैं। एक पक्ष आपका ये है। इसमें अगर दूसरा पक्ष को देखा जाए जो बहुत ज़्यादा तार्किक है, दूसरा पक्ष को समझने के क्रम में आप जब फोकस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इतिहास की भूमिका जनरल स्टडीज़ में थोड़ी सी प्रभावशाली है। जीएस के 4 पेपर में जो पहला पेपर है, आप उसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो हिस्ट्री का, आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन, मॉडर्न इंडिया का पोर्शन, वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन, आज़ादी के बाद का भारत, ये लगभग सभी सेगमेंट के प्रश्न आते हैं। हाँ, ये अलग बात है कभी वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछता है, कभी कोई पोर्शन आगे पीछे करता है, बट चारों रेलेवेंट पार्ट हैं हिस्ट्री के अंदर। उसी तरह से जब आप प्री का एग्ज़ाम देते हैं तो प्री के एग्ज़ाम में भी आप देखेंगे कि पूरे हिस्ट्री को मिला दिया जाए, क्योंकि प्री में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है तो केवल आर्ट एंड कल्चर और आपके मॉडर्न इंडिया या एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न भी कह सकते हैं, कल्चर मिला करके। तो यहाँ से भी प्रश्न की संख्या लगभग 20-22 के आसपास होती है। तो ये जो क्वेश्चन है अमूमन 45 से 48 क्वेश्चन बीच में प्री क्वालिफाई होता है। जीएस का जो पेपर है, चूँकि आप जानते होंगे जीएस के 2 पेपर हैं, एक सीसेट का पेपर, एक जनरल स्टडी का। तो जो 100 क्वेश्चन हैं जनरल स्टडी के, उसमें 45 to 48 क्वेश्चन के बीच में आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का रेंज है, इतना कट ऑफ जाता है। अब अगर 20-22 क्वेश्चन का रेंज एक सब्जेक्ट से अगर आ रहा है तो निश्चित तौर पर यह भी कारण होता है स्टूडेंट को कि चलो हिस्ट्री में हम अगर थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो हमारा प्री सिक्योर हो जाएगा और जीएस के एक पेपर में हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो दोनों पक्ष है इसका। एक है कि पढ़ने में हमारी रुचि बढ़ जाती है, हमको लगता है कि हम अपने ही बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा पक्ष है कि हमारे सिलेक्शन में इसका रोल बढ़ जाता है। तो ये 2 फैक्टर तो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो मैं गलती बता रहा हूँ, विद्यार्थी गलती क्या करते हैं, कई छात्र ऐसे हैं जिनका रुचि नहीं होता है। अगर वो छात्र उस विषय को ले ले, चाहे कोई भी विषय ले लें, वो चाहे हिस्ट्री ले लें, चाहे पॉलिटिकल साइंस ले लें, चाहे वो ज्योग्राफी ले लें, चाहे हिंदी लिटरेचर ले लें, कोई विषय ले लें, अगर उसमें उनकी रुचि नहीं है तो आपकी ये दोनों स्ट्रैटेजी होने के बाद भी, चूँकि हिंदी लिटरेचर या जो फिलॉसफी है, ये सारे सब्जेक्ट आपके सीधे सीधे प्री में नहीं है, ठीक है, तो इनका उपयोग प्री में नहीं है, मेंस में इसकी रूपरेखा बदलते हैं, कोई ऐसे के लिए, कोई कहीं पे भी। बट अगर रुचि नहीं है उसका तो फिर ये आपके लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं रहता है। तो विषय को चूज करने में विषय कितना समझ में आता है, और दूसरा है कि वह विषय में हमारा कितना इंटरेस्ट है। अगर आपकी रुचि, इंटरेस्ट एक, और दूसरा यूपीएससी में उसकी कितनी आवश्यकता है, अगर ये दोनों को ठीक से विद्यार्थी समझ लेता है तो ऐसे कसौटी पर इतिहास कुछ हद तक ठीक खरा उतरता है। मैं नहीं कहूँगा कि मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ इसलिए हिस्ट्री को मैं बहुत प्रमोट कर दूँ यहाँ पे कि विद्यार्थी इसमें बिल्कुल जो है मेरे कहने से कुछ करने लगे। बट ये है कि अगर आपकी रुचि है और आपको लगता है कि इसमें आप बेहतर कर सकते हैं और ये सारी
खूबियाँ तो मैंने बताया वो तो है ही हैं, तो शायद ये भी एक बड़ा कारण है इतिहास को ऑप्ट करने के पीछे। सर आपके पास इतना बड़ा सैंपल साइज है, क्योंकि 1000 से ज़्यादा बच्चे तो निकल ही गए जिनको आपने पढ़ाया, और वो अलग अलग जगह पोस्टेड हैं ऑलरेडी। ऐसी क्या गलती करते हैं जो नहीं निकाल पाते हिस्ट्री को लेके, ठीक है, और कैसे अवॉइड कर सकते हैं उनको? देखिए, आप अगर विद्यार्थी की गलती देखेंगे तो जो मैंने देखा है, कई ऐसे छात्र हैं, असफलता के कई पैरामीटर हैं, उसको हम लोग मतलब अभी डिस्कस करें तो थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा ये मामला। बट मैं अगर केवल एक हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि कहाँ गलती करते हैं छात्र, पहली चीज़ ये है कि पढ़ाई के दौरान वो हिस्ट्री सब्जेक्ट को जितना आप पढ़ते हैं, अगर वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है या उसको आप एक निश्चित सीमा में, क्राइटेरिया में नहीं बांध पाते हैं और उसमें होने वाली घटनाओं को ठीक से आप नहीं एक के बाद एक क्रम में रख पाते हैं, तो नोट्स का ठीक से न बनना एक समस्या है, ठीक से न समझ में आना उसके पहले की समस्या है, और तीसरी जो सबसे बड़ी बात होती है कि आप उसको लगातार रिवाइज ज़रूर करिए। क्योंकि जैसे मैं सिंपल बात कहूँ कि अब कई बार लोग कह देते हैं कि हिस्ट्री में रटना बहुत पड़ता है, एक सामान्य सा जो आपके विद्यार्थियों में भी ये समस्या मिलेगी कि क्या हिस्ट्री को रटना पड़ेगा। तो देखिए, हर विषय में एक रटने का मामला तो होता ही है। अब जैसे कोई ये कह दे कि मेरे घर में 4 सदस्य हैं, ठीक है, तो 4 सदस्य में आप अगर तीसरे नंबर पे हैं, 2 लोग बड़े हैं, तो 2 लोगों का नाम तो आपको याद ही करना पड़ेगा, वो तो बट ऑब्वियस है। तो याद करने की स्थिति तो सब जगह होती है, थोड़ा बहुत तो किसी चीज़ को मेमोरी में रखने का दबाव सब जगह होता है, लेकिन वो दबाव से कैसे मुक्ति मिलेगी जब आप किसी चीज़ को सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे। और हिस्ट्री में एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर लगभग ये तय है कि कुछ बदलने वाला नहीं है। तो अगर कोई चीज़ बदलने वाली नहीं है और उसको एक बार अगर ढंग से मेहनत कर लिया जाए, उसका अच्छे से किताबों को पढ़ लिया जाए, अच्छे से नोट्स बना लिया जाए, और नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप जो किताब में दिया हो सब उतार लीजिए। लगातार आप यह देखिए कि प्रश्न में जो क्वेश्चन पेपर रहे हैं पुराने, उनमें प्रश्न पूछने के लिए किस तरह की कोशिश हुई है, और जब आप उन प्रश्नों को देख करके अपनी किताब को पढ़ेंगे और फिर उसके हिसाब से अपने नोट्स को बनाएंगे, तो आपकी मेहनत भी घट जाएगी और आपको असफलता का जो एक डर है कि इस चीज़ के कारण हमारा नुकसान हो सकता है, ये भी समस्या आपकी हल होगी। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि यूपीएससी में जो हिस्ट्री का रोल है वो आपके लिए कारगर साबित होगा, और कम से कम हिस्ट्री से तो आप असफल नहीं होंगे। वाह सर, क्या बात करी। इस इतनी बढ़िया सजेशंस के लिए तो लाइक बनता ही है, और चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ी काम की बात आने वाली है। सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हिस्ट्री का इतना बड़ा सिलेबस है, तो वो 1-2 किताबों में तो पूरा होगा नहीं, बट फिर भी ऐसी कितनी किताबें हमारे पास होनी चाहिए, और वो ऐसी कौन सी टॉप की 5 किताबें हैं जो आप रिकमेंड करते हो कि ये तो रख ही लेना? देखिए, ऐसे तो बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि इस तरह से तो ये कहने का मतलब हो जाएगा कि वो 5 किताबें अगर पढ़ लिया जाए तो हम IAS बन जाएंगे। हाँ। मैं इससे थोड़ा हट के आपकी बात बताना चाहता हूँ। आपके जो छात्र हैं वो इस ट्रैप से बाहर निकलें, क्योंकि कई बार उनको ये लगता है कि टीचर कह देगा 5 किताब का नाम और मैं पढ़ लूँगा तो मैं IAS बन जाऊँगा। हाँ, अगर किताबों की बात है, मान लीजिए आपके प्रश्न को ही पहले मैं समझ लूँ, फिर अपनी बात आगे बढ़ा दूँगा कि कोई भी विद्यार्थी है अगर, तो वो प्रयास करे कि वो क्लास 6 से लेकर के 12th क्लास तक की NCERT को एक बार जरूर पढ़े। ओके। NCERT को इसलिए नहीं पढ़ना है कि आपको IAS की तैयारी करनी है, NCERT को इसलिए पढ़ना है कि आपको अपने विषय को जो आपने 12वीं क्लास तक पढ़ाई के दौरान कोई सेक्शन छोड़ दिया या किसी सेगमेंट पर आपकी अच्छी पकड़ नहीं बन पाई थी, उस पकड़ को फिर से रिफ्रेश कर लेंगे और उस विषय की एक बेसिक अच्छी समझ आपकी तैयार हो जाती है। ओके। क्योंकि ये कहना कि NCERT पढ़ने से आप IAS बनेंगे, इससे मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन हाँ, इससे मैं ज़रूर सहमत हूँ कि जो व्यक्ति NCERT ठीक से पढ़ लेता है, इसके बाद अगर वो फिर किताबों में जाएगा तो वो बेसिक की अच्छी समझ और एक स्टैंडर्ड बुक के मिल जाने से उसकी जो सोच या थिंक टैंक डेवलप होता है, उसकी अपनी बात रखने का जो ढंग विकसित होता है, वो निश्चित तौर पर ऑथेंटिक होता है, उसकी प्रामाणिकता अधिक होती है
और जो भी मेंबर आपकी कॉपी को चेक कर रहा होता है वो आपकी बातों से ज़्यादा सहमत होता है। ओके। अब सवाल है कि वो 5 किताबें, अगर आपने जैसे कहा वैसे 5 किताबें कौन सी हो सकती हैं। तो जैसे मैंने कहा एनसीईआरटी 6 से लेकर के 12 क्लास तक की एनसीईआरटी आप उसको ज़रूर लीजिए। प्रयास करिए पुरानी एनसीईआरटी हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी थोड़ी सी ठोस तरीके की लिखी हुई है, जिसमें अगर वो आप नहीं पढ़ सकते 6 से 12 क्लास की एनसीईआरटी पूरी, तो कम से कम आपको 4 एनसीईआरटी तो निश्चित रूप से पढ़ लेनी चाहिए। जैसे अगर प्राचीन भारत की हम बात करें तो रामशरण शर्मा की है प्राचीन भारत, जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है। क्लास 12 की एनसीईआरटी के अंतर्गत आपका मॉडर्न इंडिया का है, जो बिपिन चंद्रा जी ने लिखा है। क्लास 11th में ही मध्यकालीन भारत का एनसीईआरटी है, जिसको सतीश चंद्रा जी ने लिखा है। और क्लास 12 में वर्ल्ड हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, जिसको अर्जुन देव जी ने लिखा है। अगर ये 4 एनसीईआरटी, 2 11th क्लास की एंशिएंट और मिडिवल और 2 मॉडर्न और वर्ल्ड की, अगर ये 4 एनसीईआरटी कम से कम अगर आप पूरी कर लें पढ़ने के लिए, तो मैंने कहा 6 से 12 तक, लेकिन ये 4 पे तो निश्चित तौर पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। ओके। अब इसके बाद वो 4-5 किताबें कौन सी पढ़ लेते हैं तो ठीक रहेगा। जैसे चूँकि हम मॉडर्न इंडिया की बात पहले कर रहे हैं, मॉडर्न इंडिया में आपको सबसे बेहतर है कि आप बिपिन चंद्रा जी की एनसीईआरटी है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के तरफ से उनके प्रकाशन से प्रकाशित होती है, आप उसको ले सकते हैं, जो 1857 से 1947 तक की पूरी हिस्ट्री है। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि थोड़ा और विस्तार से पढ़ना है तो मॉडर्न इंडिया में ही आपको एस पाल एंड ग्रोवर की बुक है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो दोनों के मिक्स कर देने से कंसेप्चुअल, फैक्चुअल, सब्जेक्टिवली, ऑब्जेक्टिवली हर तरीके की चीज़ें आपकी पूरी हो जाती है मॉडर्न इंडिया में। इसी तरह से जो आर्ट एंड कल्चर की बुक है और मॉडर्न वर्ल्ड की बुक है, इस तरह की किताबों के लिए या इस तरह के सेगमेंट के लिए आपको अगर जैसे मध्यकालीन भारत है तो मध्यकालीन भारत में जो कल्चर का पोर्शन है और जो मध्यकालीन भारत में आपके जो एक हिस्ट्री के एक क्रोलॉजी है, जो उसकी क्रमबद्धता है, उसको जानना है तो हरीशचंद्र वर्मा की बुक आती है, आप फर्स्ट सेकंड वॉल्यूम ले लेंगे तो आपका उसमें काम चल जाएगा। इसके बाद अगर थोड़ा सा आर्किटेक्चर है या म्यूज़िक है या लिटरेचर है तो इसके लिए इम्तियाज़ अहमद की बुक आती है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, उससे भी आपका काम चल जाएगा। इसी तरह से आपको जो प्राचीन भारत है जो उसमें है, तो प्राचीन भारत के लिए आपके पास झायन श्रीमाली की बुक आती है, आप उसको भी ले सकते हैं, उसको भी पढ़ सकते हैं। उसी तरह से आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पारसारथी गुप्ता की बुक आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। नहीं कुछ है तो दीनानाथ वर्मा की बुक आती है, सेकेंड वर्ल्ड वार तक तो कम से कम रेलेवेंट है, उसको ही पढ़ लेना चाहिए। तो ये सब कुछ किताबें हैं जो विद्यार्थी को बेसिक स्तर पे अगर रख ले तो वो बेहतर हो जाएगा, कंफर्टेबल होगा। ओके। तो सर एक सवाल हमेशा आता है कि किताबों की लाइब्रेरी बना लें या फिर कुछ सेलेक्टेड किताब को बार बार पढ़ें? नहीं, ये बड़े अच्छे प्रश्न हैं आपके और बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। और मैं जहाँ तक विद्यार्थी के बीच में मैं देखता हूँ और ये गलती बड़े पैमाने पे छात्र करते हैं। इसमें कई बार मैं देखता हूँ टीचर की भी गलती होती है कि रोज़ टीचर आते हैं और रोज़ एक नई किताब क्लास में बच्चों को बोल देते हैं। ठीक है, मेरे लंबे पढ़ाने के दौरान जो मेरा अनुभव निकल के आया उसमें मैंने देखा कि टीचर आया, आज बोला फला बुक बड़ी अच्छी है, फला बुक बड़ी अच्छी है, और छात्र गया। और आजकल पहले तो ऑफलाइन में जब लोग पढ़ाते थे तो लिमिटेड छात्र होते थे। अब जैसे जैसे आदमी एक सोसाइटी में इंटीग्रेट होता जा रहा है और एक सूचना आसानी दूसरे तक पहुंच रही है, और ख़ास करके तब और ख़तरनाक हो जाता है जब चीज़ें आप ऑनलाइन शॉपिंग में लग गए हैं। ये किताब नहीं मिली तो ऑनलाइन परचेज कर लिया, तो इससे किताबों का बंडल इकट्ठा हो रहा है। अब वो हो क्या रहा है कि विद्यार्थी किताब तो खरीद रहा है, लेकिन उस किताब में किस चैप्टर की कितनी उपयोगिता है और किस चैप्टर से कौन से तरह के क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ तक उसको ये बात मालूम नहीं है। अब होगा क्या कि वो एक किताब भी एक बार नहीं पढ़ा गया, उस किताब के अंदर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर थे वो भी नहीं पढ़ा गया, और अल्टीमेटली वह किताब यूपीएससी के लिए कितना उपयोगी है ये समझ भी विकसित नहीं हुई। और बाद में ये फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है छात्रों में कि इतना किताब है मेरे पास और हमने इन किताबों को एक बार भी नहीं पढ़ा, और हमारा जो पीएससी का जो मेन थीम था, मेन जो ऑब्जेक्टिव था, उसके हिसाब से इसका कोई उपयोग हुआ नहीं, तो वो एक दबाव बनता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ छात्रों को कि पहला काम आपको ये करना है कि जो भी सिलेबस है आपका, उस सिलेबस को देखिए
सिलेबस में जो टॉपिक लिखे गए हैं उस टॉपिक को देखिए और उसके हिसाब से फिर जो बुक्स हैं आपके पास में उन बुक्स में उस टॉपिक पर सीधे सीधे आप अटैक करिए। अगर आप उस टॉपिक पर जैसे किसी मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर मैं कहूँ जैसे मान लीजिए आधुनिक भारत में लिख दिया गया कि 1857 का विद्रोह मान लीजिए। अब आपको 1857 का जो रिवोल्ट है या उस विद्रोह के बारे में जो आपकी समझ है तो आप अपने बात को दो भाग में बांट दीजिए। पहला ये है कि देख लीजिए क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं अब तक, प्री का क्या है, मेंस का क्या है, प्लस आपका जो बुक है उसमें 1857 दिया है। अब एक किताब आपके पास है उसको आप 2-3 बार 4 बार 5 बार पढ़ लीजिए। जब आप 4-5 बार पढ़ लेंगे, जो क्वेश्चन आपने इकट्ठा किया उसको मैच कराएंगे तो ये समझ में आएगा कि ये या तो इस टॉपिक पर मेरे सारे काम हो गए और अगर नहीं हुए तब आपको दूसरे किताब की तरफ जाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आपने क्वेश्चन भी नहीं देखा, आपका जो किताब थी उसको आपने 2-3 बार पढ़ा भी नहीं और आप दूसरे किताब तीसरे बुक्स ऐसे लेते गए तो वो कहीं से भी आपकी न तो एनर्जी को बेस्ट यूटिलाइज करता है और ना आपके पैसे की बचत होती है और ना ही आपका समय सदुपयोग में आ पाता है। थैंक यू सर, बड़ा इंटरेस्टिंगली आपने ये सब खोल के बता दिया। हम क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट की एस्से राइटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में। तो क्या राइट स्ट्रेटजीज हैं हिस्ट्री को लेके एस्से राइटिंग को और कैसे इसको बेटर कर सकते हैं? हाँ, देखिए पहले क्या होता था कि एक एस्से लिखना होता था। आजकल एस्से का जो पेपर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है और दोनों में से आपको एस्से चूज करने हैं। तो पहली बात यह है कि पहले की तुलना में आज के डेट में एस्से का जो लिखने का काम है वो मैं ये तो नहीं कहूँगा चैलेंजिंग हो गया है, लेकिन ये ज़रूर है कि अब आपको एक तरीके से सोचने पे आपके शायद सारे काम ना हों। हाँ। आपको 2 सेगमेंट पे बात करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पे अगर आपकी समझ होगी तो आप एस्से पर अच्छा काम कर पाएंगे। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है जानना आपको कि एस्से राइटिंग की प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या है। आपको यह भी देखना होता है कि क्या हम लंबे उत्तर लिखने की क्षमता रखते हैं, क्या हमारे पास इतनी पेन में पावर है कि कोई भी एस्से हम 1200-1500 शब्दों में लिख सकते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट पर नॉलेज है, और सब्जेक्ट पर नॉलेज का मतलब है कि कई चीज़ों को जोड़ने वाला, जैसे यूपीएससी ने एक साल पूछा कि इतिहास अपने को दोहराता है, या और भी इस तरह के हैं बहुत सारे ऐसे, चूँकि बहुत ऑब्जेक्टिव हो जाएगा ये प्रश्न। तो आपको जब भी कोई प्रश्न आए एस्से के रूप में पूछा जाए आपसे कि ये एस्से के रूप में लिखिए, तो आप कितना उस पर सब्जेक्टिवली सोच पाए हैं। केवल बुक के सहारे या केवल यह सोचना कि हमको कोई स्पेसिफिक बुक मिल जाएगी उससे हम एस्से लिख लेंगे, आपको ज़्यादा ज़रूरत यह है कि आपका थिंक टैंक कितना डेवलप है, आप कितने सोसाइटी के सेगमेंट को विजुलाइज कर पाते हैं और जिस मुद्दे पर आप लिख रहे हैं उससे वो सभी प्रकार की चीज़ों को कितना इंटरलिंक करने की क्षमता रखते हैं। क्षमता रखता है। तभी आपका सोचने का दायरा बढ़ेगा और तभी आपके उत्तर में व्यापकता आएगी और तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में उस मुद्दे पर बहुत अच्छी और बहुत व्यवस्थित बात कह पाएंगे और आपको एस्से पर अच्छा नंबर मिलेगा। हाँ, तो ये तो सर हिस्ट्री की बातें करी हमने बहुत, बट अभी करंट में एक बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट हो रहा है कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है इंडिया की। उसको आप किस नज़र से देखते हैं और ये यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए कैसे इफेक्ट करेगा और ओवरऑल इंडिया के लिए आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत एक हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उसमें हम लोग जीते हैं और लोकतंत्र से बेहतर दुनिया में हमको जीने के लिए अभी तक कोई पद्धति नहीं मिली है। आगे कोई पद्धति आए तो मैं नहीं कह सकता, बट अभी तक तो सबसे बेस्ट पद्धति यही है। और लोकतंत्र में सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो हमारे समाज के नागरिक हैं, जो हमारे देश में जीने वाले लोग हैं, उनकी बात कितनी सुनी जाती है और सुनने के बाद उनके आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम किस प्रकार की नीतियाँ या किस प्रकार के शासन के तौर तरीके, या अगर हम लोग वैधानिक शब्द के अंतर्गत बात करें तो कितने हम उस पर बिल पारित कर पाते हैं या उस पर कितनी हम चर्चा कर पाते हैं, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोकतांत्रिक जीवन पद्धति में विकास करने का अवसर दे सकें। चूँकि जो अभी तक पार्लियामेंट चल रहा है, अभी हम नए पार्लियामेंट में गए नहीं हैं, 20 मई को उद्घाटन होगा उसका, तो उसके एक लिमिटेशन ये है हमारी कि देश की जनसंख्या बढ़ गई। जिस समय पार्लियामेंट बना था उस समय के हिसाब से
और आज तक जिस तरीके से पार्लियामेंट चला वो निश्चित तौर पर हमारे लिए गौरव का विषय है, उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। लेकिन जिस तरह से हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ा है और जिस तरीके से ये बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में अब नए सदस्य और ज़्यादा मात्रा में आएंगे, तो उनके समायोजन के लिए, उनके एकोमोडेशन के लिए निश्चित तौर पर हमको एक बड़े क्षेत्रफल की, बड़ी सीट वाली, बड़ी संख्या को समायोजित करने वाली एक सदन की जरूरत थी हमको। और निश्चित तौर पर हमारा जो लोकतंत्र का मंदिर है, संसद, वो आज इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए लगभग बनकर पूरी तरह से तैयार है। तो मुझे लगता है कि भारत के लोकतांत्रिक शासन और उस ढांचे को और मजबूती से आगे, अभी पता नहीं कितने 100 वर्षों तक का ये हम लोगों ने ताना बाना बुन दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें आएंगे और जनता की भागीदारी बढ़ेगी और लोग अपने विचार विमर्श करेंगे। और निश्चित तौर पर हम लोग भी दुनिया में अभी विकासशील स्थिति में है, हम लोग विकसित स्थिति में जाएंगे और उसके लिए इस लोकतांत्रिक मंदिर का बनना जरूरी था और ये निश्चित रूप से अच्छा काम हुआ। ये बड़ा हिस्टोरिक इवेंट है वैसे, बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा। सर, एक मैं बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आता हूँ कि किस एज तक या कितने अटैम्प्ट देने चाहिए यूपीएससी के लिए, क्योंकि यूथ कैपिटल बड़ा खर्च होता है, क्योंकि हर एक का सिलेक्शन होता नहीं है। 10 लाख एस्पायरेंट हर साल तैयारी करते हैं लेकिन निकलते बहुत कम हैं। देखिए, मैं बहुत सिंपल वे में आपको समझा दूं, इसमें कोई बहुत संशय और भ्रम की स्थिति नहीं रखना है। तैयारी करने वाले छात्र अलग हैं, फॉर्म फिलअप करने वाले छात्रों की संख्या थोड़ी सी भिन्न है और रियली में एस्पिरेंट जिसको आप कहते हैं तैयारी करने वाले, उनका फिगर बिल्कुल अलग है। फॉर्म फिलअप करने के लिए 10 से 12 लाख लोग फॉर्म फिलअप कर देते हैं। हाँ। पढ़ाई में शामिल हुए लोगों को अगर देखेंगे तो उनकी संख्या 20-22 हज़ार दिखेगी। लेकिन रियल में यूपीएससी की तैयारी करने वाले, जब आप एकदम बिल्कुल माइक्रो लेवल पे जा करके देखेंगे कि सिलेबस के हिसाब से, क्लास लेक्चर को ध्यान रख करके, यूपीएससी के डिमांड को समझते हुए जब इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करेंगे तो वो संख्या मुश्किल से 15 से 17 हज़ार के, 15 हज़ार के आसपास, 17 हज़ार के आसपास है। हाँ। तो पहली बात ये कि अगर फॉर्म फिलअप करने वालों का प्रतिशत पर अगर आप बात करेंगे तो वो 10 साल तक अगर फॉर्म फिलअप ही करते रहेंगे तो यूपीएससी में कुछ भी होना जाना नहीं है। तो एक तो वो बाहर कर दीजिए। दूसरे वो हैं जो केवल ऊपर से तैराकी कर रहे हैं और उनको ये नहीं पता है कि इसमें क्या डिमांड है, किस तरह की यूपीएससी की अपेक्षाएं हैं विद्यार्थी से, तो वो भी एक लड़ाई लंबी हो जाती है। तो उनकी भी रणनीतिक प्रक्रिया अलग हो जाती है, उनके लिए भी कुछ अलग मामला होगा। लेकिन अगर प्रश्न आपका उनके बारे में है जो 10 से 15 हज़ार या 17 हज़ार के आसपास जो छात्र हैं, तो अगर ये छात्र ईमानदारी से 1.5 साल, 18 से 20 या मतलब 18-20 महीने अगर वो पूरे शिद्दत से सिलेबस के सभी पेपर्स का, प्री मेंस सभी चरण का अगर वो बढ़िया तैयारी कर ले तो 1.5 साल का प्रिपरेशन और एक अटेम्प्ट और उसके अगले अटेम्प्ट, मतलब ले दे करके 3 से 3.5 साल में वो फाइनल अपने सिलेक्शन को अचीव कर सकते हैं। अगर उसका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, मतलब वो व्यक्ति अपने आने से पहले अगर बहुत अच्छी बैकग्राउंड नहीं बना पाया है तब की बात है। लेकिन अगर उसका बहुत मजबूत बैकग्राउंड है, हिस्ट्री पहले से पढ़ा है, ज्योग्राफी पहले से पढ़ा है, इन विषय में अगर उसकी कमांड है तो फिर 1.5 से 2 साल, नहीं है तो फिर वो समय 3 से 3.5 साल मैक्सिमम। और ये तो आपने देखा ही होगा अपने इतने साल के अनुभव में, क्योंकि आप जो ये स्टेटमेंट बोल रहे हो उसका एक आधार है, क्योंकि आपने ऐसे बच्चे देखे हैं कि उन्होंने निकलते हुए देखा है। राइट, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, ये आपने बड़ी मज़ेदार बातें की और ये इतना लंबा विजडम है आपका यूपीएससी के बारे में। तो हम जाते जाते आपसे ये चीज़ पूछते हैं, 2 सवाल मेरे और बचे सर। पहला ये कि जो हिस्ट्री नहीं भी ले रहा है या हिस्ट्री ले भी रहा है, उसके लिए क्या मैसेज है आपका, उसको मोटिवेट करने के लिए कि यूपीएससी क्यों करे और यूपीएससी करने के लिए कैसे अपने आप को तैयार रखें? नहीं, देखिए, मैं तो अगर मेरी बात अगर आपके ऑडियंस तक जा रही है तो मैं पहली बात ये कहता हूँ कि जो भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है उसे एक बार यूपीएससी की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। हाँ, यूपीएससी की तैयारी इसलिए करनी चाहिए, सक्सेस फेल्योर वो दूसरी बात है। ओवरऑल उसको ये समझ में आता है कि जो एक एजुकेशन है और उसके अंदर जो डाइवर्सिटी है और एक जो कलेक्टिव हमारे सामने एक ऑब्जेक्टिव रखा जाता है, उसके हिसाब से हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हमारा थिंक टैंक डेवलप होता है, हमारा सोचने का जो दायरा है वो एक केवल लिमिट में ना होकर के बहुत आगे की सोच की तरफ लेके जाता है हमको। अगर हम सक्सेस कर गए
तो हमारे लाइफ में जो हमारा एम है वो पूरा हो जाता है। अगर अनफॉर्चुनेटली हम नहीं सक्सेस भी कर पाए तो जहाँ भी आप कुछ कर रहे होंगे वहाँ पर ये जो आपका नॉलेज है, आपका जो एक्सपीरियंस है, वो आपको वहाँ पर भी सबसे आगे लेके चलेगा, वो आपको पीछे नहीं रहने देगा। इसलिए पहली चीज़ कि उनको तैयारी ज़रूर करनी चाहिए, ये एक बात थी। दूसरा जो आपका प्रश्न था कि मैसेज क्या है उन लोगों के लिए, तो मेरे तरफ से मैसेज सिंपल यही है कि आप जिस फील्ड में आप आना चाहते हैं यूपीएससी के लिए, आपका स्वागत है, आप आइए। और तैयारी को करने के लिए आपको पूरे एक तरीके से लगनशीलता दिखानी होगी। आपको 1-1.5 साल तक मान करके चलिए कि हमें इस विषय के अनुसार जीना पड़ेगा, यूपीएससी क्या चाहता है उसके अनुसार जीना पड़ेगा। और अगर 1.5 साल तक आपने यूपीएससी को दे दिया तो ऐसा हो नहीं सकता कि यूपीएससी आपको बहुत कुछ ना दे। और अगर आपने यूपीएससी को दिया और यूपीएससी ने आपको दे दिया तो मुझे लगता है कि इससे आपके परिवार, आपका खुद का सम्मान, आपके क्षेत्र का, या ये कहें कि आपके आने वाली पीढ़ी भी आपके परिवार की इस योगदान के लिए हमेशा आपके गौरव का गान करती रहेगी। हाँ, इतना बड़ा है यूपीएससी एग्ज़ाम निकालना। करेक्ट सर। इतना लंबा जर्नी आपने ऑलरेडी ट्रैवल कर लिया है, 23 साल इसमें, तो अभी आप क्या नए इनिशिएटिव ले रहे हो? कोई नई किताब आ रही है, कोई नई वेबसाइट, कोई ब्लॉग? एक तो पहली चीज़ कि मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, और मैं इसलिए कि यूपीएससी में पढ़ाना जो है वो एक चैलेंज होता है, और इसमें टीचर को खुद भी घर पे 5 घंटे 6 घंटे तो पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर बेहतर आप कैसे चीज़ों को कर पाएंगे। बट मेरे मन में यही है कि आने वाले दिनों में अगर कुछ चीज़ें, अगर मेरे पास थोड़ा समय बचता है तो ये किताब ऐसा मैं लिखूं जिसमें काफ़ी कुछ मेरे अनुभव हों, शामिल किए जाएं, और वो अनुभव कुछ इस तरह से हो कि आने वाले समय में जो छात्र तैयारी करें उनकी तैयारी में उस बुक से हेल्प मिल सके और आसानी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सके। तो ये मेरा एक एम है। अब ऊपर वाला कब इसको पूरा करता है और कब समय मिलता है ये तो देखने वाली बात होगी। नहीं सर, हमें इंतज़ार रहेगा, क्योंकि वो किताब बहुत अच्छी होगी, क्योंकि इतना विजडम बहुत कम लोगों के पास है जो कंसिस्टेंसी से एक ही चीज़ करे जा रहे हैं, और इतने छात्रों का आपने सफल बनाया, इतने परिवारों के सपने आपने पूरे किए हैं। आप ऑनलाइन नहीं हैं, आप सोशल मीडिया में नहीं हैं, लेकिन हम लोगों ने आपके बारे में बहुत कुछ पता किया सर, और हम लोगों ने पाया कि आप एक वेरीफाइड गुरु हो। तो हम लोगों की तरफ से ये आपको एक सोवेनियर है कि आकलंस वेरीफाइड टॉप गुरु। अगर आपको किसी भी टीचर के पास ऐसा एक सोवेनियर दिखता है तो आप मान के चलिए कि वेरीफाइड गुरु है, आप उस गुरु के पास ज़रूर जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच। सो ये हैं डॉक्टर एसपी शाही सर, जिन्होंने खुल के सारी बातें करी कि कैसे यूपीएससी जैसे डिफिकल्ट एग्जाम को आसानी से क्रैक किया जा सकता है। तो इस एपिसोड को आप बांध के रख लीजिए अपने पास, और जब भी आपका मन गड़बड़ाए यूपीएससी तैयारी करने के लिए तो इस एपिसोड को दोबारा सुन लीजिएगा। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए शहर के नए गुरु के साथ, और जानेंगे कैसे इंडिया के मोस्ट कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स, फैमिली और क्लासमेट्स के साथ। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।